वेरी गुड मॉर्निंग। हमको बात करनी है सेक्शन 55 की। एंड सेक्शन 55 है यार इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बेहद प्यारा सेक्शन, सिंपल सेक्शन, थोड़ा सा लॉजिकल सेक्शन, राइट। शुरू करें हम। कौन सा वाला यार? सेक्शन नंबर 55, सेक्शन नंबर 55 विच डील्स विद द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब ये है आपकी कंपनी को प्रेफरेंस शेयर इशू करना है या आपकी कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करना है। ओवरऑल आपके पास एकमात्र सेक्शन है पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट में, दैट इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 53 व्हिच अप्लाइज ओवर ओनली ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। चल शुरू करें हम अपना कंसेप्ट बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से शुरू करें। तो भाई पहली बात तो आपके जो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जमाने भर के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बेसिस पर दो कैटेगरी में प्रेफरेंस शेयर्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव एंड सेकंड इज नॉन क्यूमुलेटिव, राइट। फर्स्ट इज क्या है, पहला क्या है भाई? क्यूमुलेटिव। और सेकंड क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव, राइट। क्यूमुलेटिव मतलब वो शेयर्स जिनके रिस्पेक्ट में आपको, मेरी कंपनी के पास से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट नहीं है, अब मेरी कंपनी को सब डिविडेंड बांटना है, प्रेफरेंस वालों को नहीं दे पाए, तो वो नेक्स्ट ईयर जाके उस नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर के डिविडेंड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। उन प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। टेंशन नहीं पालो, इस साल डिविडेंड नहीं मिला, ये अगले साल हम जुड़ के आपको दे देंगे। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब भैया इस साल डिविडेंड नहीं मिला, घर जाओ, अब कुछ नहीं मिलेगा, भूल जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस, इसका मतलब ये हुआ, से फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी के पास वाइंडिंग अप के टाइम पे 100 रुपीज है। अब 100 में से 20 रुपए हमने बांट दिया प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, इसमें से हमने 40 रुपए दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर को, राइट। अभी कितना बचा है यहाँ पर? 40 रुपीज अभी भी बचा है। लॉजिकल है, ये 40 रुपए पे पूरा का पूरा हक किसका है? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का। बट अगर आपकी कंपनी ने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो लॉ ने बोला फिर ये जो 40 है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल दी शेयर होल्डर, जो सरप्लस बचा है वो क्या है? 40 रुपया। अरे भाई 100 में से 60 जाएगा तो 40 ही बचेगा ना, 40 रुपया, राइट। वो 40 रुपए इक्विटी एंड प्रेफरेंस में इनके रेशियो में बटेगा। ये चीज है, ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। आगे एक होता है भाई नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब सरप्लस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा किसका है फिर? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस, सरप्लस मतलब वाइंडिंग अप के टाइम की बात करें हम, मेरी कंपनी के पास एक्सेस सरप्लस बचा है, लॉ ने बोला भैया वो एक्सेस सरप्लस किसका है? अगर आपकी कंपनी ने कौन से इश्यू करे हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, तो भैया वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं है तो किसका है? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वालों का। चल ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन के बेस पर मतलब वो जो आपके प्रेफरेंस हैं वो काहे में कन्वर्ट होगा? भविष्य में इक्विटी में कन्वर्ट होगा। अब उसमें भी चीजें हैं, कन्वर्टेबल हो सकता है, मैंडेटरी कन्वर्टेबल या ऑप्शनल कन्वर्टेबल। इसका मतलब ये है कि आज मेरी कंपनी ने 10 साल के लिए सिर्फ एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे और एट द टाइम ऑफ इशू मेरी कंपनी ने साफ साफ लिख दिया कि दीज शेयर्स आर कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब ये है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, 10 साल के बाद मैंडेटरी ये कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, ऐसा ऑफर करते टाइम लिखा होगा। ऑप्शनली कन्वर्टेड मतलब एट द विश ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सब आप इनको कन्वर्ट भी करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, वो चीज है। ये जो कन्वर्टेबल होंगे वो पार्शियली या फुल्ली कन्वर्टेबल होंगे। इसका मतलब कंपनी ने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं। कंपनी ने कितने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं यार? फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं। कंपनी ने बोल दिया भाई 60-40 रेशियो है। इसका मतलब 60 क्या है भाई?
पार्शली कन्वर्टेबल और 40% क्या है इसमें फुल्ली कन्वर्टेबल, मतलब 4000 प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली कन्वर्टेबल होंगे इक्विटी में और ये पार्शली कन्वर्टेबल होंगे, मतलब तो ये भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, आपका पैसा वापस कर रहा है, हमारे प्रेफरेंस शेयर वापस कर दो, काइंड ऑफ बायबैक इक्विटी वाला। एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। इररिडीमेबल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली नहीं होता, क्योंकि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना लॉ ने मना कर दिया। चले, तो भाई रिडीमेबल होते हैं सब जो एक निश्चित समय के बाद आपको कंपनी को वापस कर दो, पैसा ले लो अपना, दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं होते हैं आज की डेट में। चलो, तो भाई सबसेक्शन 1 की हेडिंग क्या है? प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। साफ साफ लॉ में प्रोहिबिट कर रखा है। तो सबसेक्शन 1 कोई बात नहीं बोल रहा, वो नेगेटिव प्रोविजन डाल रहा है कि भाई देखो, किसी भी कंपनी को इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करना है। नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शेल भैया कंपलसरी है, मैं नहीं लिखा, शेल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मतलब 2013 इशू एनी प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर इररिडीमेबल। कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी जो शेयर्स वाली है कोई भी कंपनी जो शेयर्स वाली है, कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट आने के बाद मतलब 2013 आने के बाद आप कौन से शेयर्स इशू नहीं करोगे? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करोगे। ये हमारे पास है सब सेक्शन 1। कौन से वाले शेयर मना करा है? इररिडीमेबल वाले मना किया है कि भाई आप ये शेयर आपको इशू नहीं करना। सब सेक्शन 1 खत्म। आगे अब हम बात करें प्रोविजन में, आगे चले। सेकंड क्या बोल रहा है? सबसेक्शन 2 की हेडिंग क्या है? इशू एंड रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब पूरी की पूरी कहानी स्टार्ट होगी कि भाई मेरी कंपनी को इशू करना है कौन से शेयर्स? रिडीमेबल, या उनका रिडम्पशन करना है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, तो किस तरीके से होगा? कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? क्या कंडीशंस होंगी? क्या आर्टिकल में ऑथराइजेशन होना चाहिए? सब चीजें हमको देखना है। और याद रखना सब सेक्शन 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब सेक्शन 2 बेहद काम का है। चले, अब कंसेप्ट क्या बोल रहा है? अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, आपको जरूरी नहीं है प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना हो करो, नहीं करना हो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, में लिखा है। इफ सो ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल, मतलब आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आप बोलो सर मेरी कंपनी के आर्टिकल में प्रोविजन नहीं है, तो भाई कोई टेंशन नहीं है, आप आर्टिकल को कर दो ऑल्टर सेक्शन 14 के हिसाब से, और ऑल्टर करने के बाद उसमें ये प्रोविजन डाल दो और अकॉर्डिंगली आप इशू कर सकते हैं। इसका मतलब ये है आर्टिकल में प्रोविजन होना कंपलसरी है फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इशू करेगा प्रेफरेंस शेयर्स विच आर लाइबल टू बी रिडीम्ड विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स। मैक्सिमम आपकी कंपनी कितने साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? 20 साल के लिए। और 20 साल कब से होंगे? 20 साल फाइनेंशियल ईयर देखना है, कैलेंडर ईयर देखना है, प्रीवियस ईयर देखना है, असेसमेंट ईयर देखना है। भाई कौन सा ईयर देखना है? लॉ ने बोला कोई ईयर नहीं देखना है, ये 20 ईयर्स स्टार्ट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू, सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और ये जो प्रिस्क्राइब्ड का कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा लिखा है रूल नंबर 9 में। नहीं समझ में आया? सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि भाई आपकी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है, वहां लिखा है शेल, आपकी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। सब सेक्शन 1 साफ साफ मना करता है, इन एनी केस विद नो एक्सेप्शन नो मॉडिफिकेशन। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है भाई? चलो, इररिडीमेबल मना कर दिया तो मतलब रिडीमेबल कर सकते हैं। तो रिडीमेबल का इशू एंड रिडम्पशन की बात कहां है जिक्र? सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 की स्टार्ट कहां होती है कहानी? कि भाई कंपनी जो भी लिमिटेड बाय शेयर्स है में
आपको जरूरी नहीं है प्रेफरेंस इश्यू करना, अगर आपको लगता है तो ही इश्यू करो, बट याद रखना आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए। मतलब आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करना मना नहीं हो या प्रोविजन नहीं हो, बट कंपलसरी होना चाहिए कि भाई आपकी कंपनी प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज कर सकती है। इश्यू करोगे मैक्सिमम कितने साल के लिए? 20 साल के लिए, मतलब 20 साल में शेयर्स वापस लेना और इन्वेस्टर्स का पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस कर देना, राइट। 20 ईयर्स कब से? जिस तारीख से आपने इशू किया है तब से 20 साल के लिए आपको इशू करना है। मतलब अगर आपने 13 फरवरी को इशू करा है तो भाई 13 फरवरी 2024 से 20 साल जोड़ लो आप, उसमें 12 फरवरी तक आपको रिडीम करना पड़ेगा, 24 के बाद 34 और 44, मतलब तब 44 तक आपको देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड मतलब एक प्रोविजन अलग डाल दिया कि अगर आपकी कंपनी कौन से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। भाई मेरी कंपनी है, से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, राइट। अब मेरी कंपनी बनाती है साहब, रोड बनाती है, डैम बनाती है, ब्रिज बनाती है, सरकार के बड़े बड़े काम करती है। तो लॉ ने बोला अगर आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो एक ब्रिज बनाने में 30-30 साल 35-35 साल पहले लगते थे, आजकल मोदी जी के जमाने में सब 2-2 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर आप हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको परमिशन दी गई है कि आप 20 साल से ज्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर लो, राइट। सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली कंपनी की बात कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाली कंपनी के लिए। Subject to the redemption of such preference shares as may be prescribed on an annual basis at the option of such preference shareholder। चले अब हम सारी की सारी चीज रूल में डिस्कस करते हैं कि कहानी कहां जाके करवट लेगी। चले तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपको रूल नंबर 9 याद रखना है। रूल नंबर कौन सा याद रखना है? 9 याद रखना है। सेक्शन नंबर क्या है? 55, 20 ईयर्स है और रूल नंबर कौन सा है इसका? 9। चल, issue and redemption of preference shares, a company having a share capital may if so authorized by the articles issue करेगा preference share subject to the following condition। पहला, आप जो भी इशू कर रहे हो वो उस पे क्या पास करना है? यू नीड टू पास दी स्पेशल रिजोल्यूशन। अच्छा, आपके दिमाग में ये चीज पहले से फिक्स कर दी है गुप्ता जी ने कि भाई जब जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तब तब 102 में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इशू होगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट all the matters which are required to be passed or which are required to be considered before passing such SR। नोटिस के साथ में आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा शेयर होल्डर को, जिसमें सारी की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहेगी कि भैया ये प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो, कितने इशू कर रहे हो, किस नेचर का है, कब रिडीम होगा, प्राइस क्या है, कितने टाइम के लिए, सब चीजें, जस्टिफिकेशन क्या है, ये पैसा आएगा तो क्या करोगे, सब चीजें लिखनी पड़ेगी। कहाँ? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेक्शन 102 में आएगा ये पॉइंट बाद में। आगे, द कंपनी एट द टाइम ऑफ सच इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज नो सबसिस्टिंग। सबसिस्टिंग का मतलब क्या होता है यार? कंटिन्यू डिफॉल्ट इन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड ईदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू ऑन एनी प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। इसका मतलब ये है कि भाई आपकी कंपनी जब भी प्रेफरेंस इशू करने वाली है, लॉ ने बोला एक बार चेक कर लो क्या इस कंपनी ने पहले 2013 आने के पहले 1956 वाले एक्ट में कोई प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, और वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे क्या उसमें कोई आपकी डिफॉल्ट कंटिन्यू है? क्या बोल रहा है वो? सबसिस्टिंग। सबसिस्टिंग मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। क्या आपने डिविडेंड नहीं पे करा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, वो अभी भी कंटिन्यू है क्या डिफॉल्ट? याद रखना, आपने पहले पेमेंट नहीं दिया था, बाद में 2 साल बाद दे दिया तो वो सबसिस्टिंग नहीं होगा, कंटिन्यू होना चाहिए डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ दीज न्यू प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक कंपनी है साहब, उसने प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे से फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह के जमाने में 2011-12 में,
और वो कंपनी ने डिविडेंड में डिफॉल्ट करी प्रेफरेंस शेयर, नाउ द कंपनी वांट्स टू इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स, आगे लिख देगा कि ये वाली डिफॉल्ट सब 2012 में ठीक कर ली थी, बताएं साहब 2023-24 में क्या मेरी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है? नहीं कर सकती है। याद रखना सबसिस्टिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है यार? सबसिस्टिंग, कंटिन्यू होना चाहिए डिफॉल्ट। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट थोड़ी ध्यान वाली, इन्होंने बोला यहां पर जो डिविडेंड की बात की गई है ना, इसमें इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड की बात नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड की बात की गई है। सिर्फ और सिर्फ कौन से डिविडेंड की बात की गई है? प्रेफरेंस शेयर्स के, इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड की बात नहीं की गई है। तो मेरे ख्याल से रूल 9 सब रूल 1 पूरा का पूरा क्लियर है, और रूल 9 सब रूल 1 दो बातें बोलता है, भाई एसआर पास करो और कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में जो आपने इश्यू करे हैं बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, या उनके डिविडेंड में। 9(2) क्या बोल रहा है? A company issuing preference share shall set out in the resolution particulars in respect of following matters relating to such share, namely। आपको लिखना पड़ेगा भाई, पहली बात तो प्रायोरिटी, ऑब्वियसली यार प्रेफरेंस शेयर से तो प्रायोरिटी रहेगी इक्विटी के ऊपर, ये लिखना पड़ेगा। आपको ये लिखना पड़ेगा क्या ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं क्या, राइट? आपको ये लिखना पड़ेगा क्या ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं क्या, राइट? जो सरप्लस में पार्टिसिपेट करेंगे। द पार्टिसिपेशन इन द सरप्लस एसेट्स एंड प्रॉफिट ऑन वाइंडिंग अप व्हिच मे रिमेन आफ्टर द एंटायर कैपिटल वापस कर दी उसके बाद पार्टिसिपेट करेंगे क्या। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव है ये बताओ, कन्वर्टेबल इक्विटी में है नहीं है वो बताओ, वोटिंग राइट्स एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सारी चीजें आपको रिजोल्यूशन में लिखनी पड़ेगी। अब आ गया आपका प्रिय एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जो कहाँ है यार? सेक्शन 102 में। द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड, अनेक्स्ड करना है नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग के नोटिस का सेक्शन क्या है? 101 ऑफ द जनरल मीटिंग पर्सुएंट टू सेक्शन 102 शैल इंटर एलिया, इंटर एलिया मतलब विद इन, इंटर एलिया मतलब विद इन, provide the complete material facts concerned with or relevant to the issue of such shares, सारे के सारे फैक्ट्स देने पड़ेंगे, और क्या देना पड़ेगा? इंक्लूडिंग। पहला, भाई आप जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो ना वो कितने साइज का है, मतलब 10 करोड़ का, 10 करोड़ रुपए का है, 1 करोड़ रुपए का है, 10 लाख रुपए का है, वो बताओ। और कितने नंबर में इशू कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स वो बताओ। फेस वैल्यू क्या है वो बताना है आपको। तीन चीजें फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड, ये जो शेयर्स इशू कर रहे हैं उनका नेचर क्या है? क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव है, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, किस नेचर के हैं? भैया इरिडीमेबल रिडीमेबल नहीं हो सकता, क्योंकि रिडीमेबल ही कंपलसरी होंगे। आप ये क्यों लेकर आ रहे हो इशू? ऑब्जेक्टिव, फाइनेंस क्या करोगे, क्या करना है आपको इस पैसे का, किस तरीके से इशू करोगे, किस प्राइस पर, ये प्राइस का बेस कहां से आया? आपने बोला कि हम जो प्रेफरेंशियल इशू करेंगे वो 160 रुपए में करेंगे, तो वो बोल रहे भाई 160 का कैलकुलेशन क्या है वो बताओ, बेसिस क्या है? टर्म्स ऑफ इशू, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन ईच शेयर ये बताओ, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन इंक्लूडिंग द टेन्योर ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, जब रिडीम करोगे तो क्या प्रीमियम पे रिडीम करोगे क्या? एंड इफ द शेयर्स आर कन्वर्टेबल तो भैया कन्वर्जन की टर्म्स बताओ, सिंपल चीज है। रिडम्पशन की टर्म्स बताओ, क्या प्रीमियम पे रिडीम करोगे, कन्वर्जन की टर्म्स बताओ। द मैनर एंड मोड्स ऑफ रिडम्पशन, करंट शेयर होल्डिंग कंपनी की क्या है अभी, एक्सपेक्टेड डाइल्यूशन, कल के दिन अगर आपने प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, अगर आपने कल के दिन आपने इक्विटी को प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया तो, सॉरी, प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया तो लॉ ने बोला हमारे इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे, इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे तो जो हमारा अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है, राइट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या बोलते हैं इसको हम? अरे भाई अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है?
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। अब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स निकलेगा तो वो एक फिगर आएगा, बट अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया, कल के दिन आपके प्रेफरेंस की जगह इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स और बढ़ गए, तो आपका जो पहले ईपीएस आ रहा था फॉर एग्जांपल 9, अब वो 8.5 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। ईपीएस हमारा डाइल्यूट हो गया, कम हो गया। चले, रूल 9 सब रूल 3 तक हमने बात कर ली है। फंडा क्लियर है, पूरा क्लियर है। फर्स्ट सब रूल क्या बोलता है, रूल 9 का 1 का, कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या पास करना है आपको, ऐसा। सेकंड क्या बोल रहा है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, इतनी जमाने भर की चीज किस नेचर का है, क्या है, वो सब रिजोल्यूशन में लिखना है, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा वो सब आपको दिया है। अब क्योंकि आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करा, तो ये मेंबर्स हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो इनका रजिस्टर ऑफ मेंबर बनता है सेक्शन 88 में, राइट। उसमें आपको इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। The register of member maintained under section 88 shall contain the particulars in respect of such preference shares holder. 5. A company intending to list its preference shares on a recognized stock exchange. अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को लिस्ट आउट करना चाहती है आरएसई पे, shall issue such shares in accordance with the regulation made by the SEBI. भाई लिस्टिंग है तो सेबी है। आगे 6th 9(6). A company may redeem its preference share only on the terms on which they were issued. आप प्रेफरेंस शेयर उसी टर्म्स पर रिडीम करोगे जो आपने पहले डिसाइड कर ली थी एट द टाइम ऑफ इशू। लॉ ने बोला अगर आपको कुछ टर्म्स में चेंज करना है ना, तो इसके लिए सेक्शन 48 बैठा है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वेरिएशन कैसे कर सकते हैं, याद है 3/4 स्पेशल रिजोल्यूशन, दिमाग में आ रहा है। And the preference shares may be redeemed at a fixed time on the happening of particular event, any time at the company option, any time at the shareholder option, provided further that no such share shall be redeemed except out of the profit of the company which would otherwise be available for dividend. right? क्या बोल रहा है वो, अब बात कर रहा है रिडम्पशन की। कोई भी शेयर्स रिडीम नहीं करोगे एक्सेप्ट आपको सिर्फ प्रॉफिट में से अमाउंट निकाल कर रिडीम करना है, और ये प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब फ्री प्रॉफिट होना चाहिए, फ्री रिजर्व का पार्ट होना चाहिए, रिवॉल्यूशन रिजर्व नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक रिजर्व नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए जिसमें से आप डिविडेंड बांट सकते हो। क्वालिफाइड दैट प्रॉफिट अमाउंट शुड बी क्वालिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ distribution of dividend, that profit needs to be used for the purpose of redemption of such preference shares। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। या दूसरा ऑप्शन, और पैसा कहां से आएगा भाई रिडम्पशन के लिए, आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ सच रिडम्पशन। आपको ये रिडम्पशन करना है दिसंबर में, लॉ ने बोला इसके लिए आपने अक्टूबर के मंथ में कोई नया फ्रेश इशू लेकर आए हो और वो पैसा आप यहाँ पर यूज करोगे। लॉ ने बोला उस पैसे की भी हम बात कर सकते हैं। जो भी शेयर्स का रिडम्पशन करोगे उनका वो शेयर्स फुल्ली पेड अप होना चाहिए। सिंपल चीज है, क्योंकि पार्टली पेड अप का तो फोर फीचर होता, तो जो भी रिडीम करोगे आप वो क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप। आगे सी पॉइंट, where such shares are proposed to be redeemed out of the profit of the company। जब आप प्रॉफिट में से रिडीम करोगे तो लॉ ने क्या बोला कि भाई जितने अमाउंट का आप रिडम्पशन करने वाले हो उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर उतना ही अमाउंट आपको सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। एक कौन सा अकाउंट है, सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। देयर शेल आउट ऑफ सच प्रॉफिट, भैया ये काहे में से ट्रांसफर करना है आपको, प्रॉफिट में से। बी ट्रांसफर्ड, कितना ट्रांसफर करना है, अ सम इक्वल टू बी द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स टू बी रिडीम, मतलब face value multiplied by number of shares, that is called nominal amount of the shares to be redeemed।
आपको इस रिजर्व में ट्रांसफर करना है। नाम क्या दिया है इसका? CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आया समझ में? कितना ट्रांसफर करना है? ये जो आपकी नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स रिडीम्ड है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, 100 रुपया का इंटू 100 टोटल हो गया 10 लाख रुपया। ये 10 लाख रुपए CRR में ट्रांसफर कर दो। एंड the provision of this act relating to reduction of share capital, reduction of share capital का जिक्र है सेक्शन 66 में, of a company shall except as provided in this section apply as if the CRR account were paid up share capital of the company। लॉ ने बोला साहब जब आप, याद रखना, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के प्रोविजन मतलब वो NCLT की अप्रूवल और जमाने भर की चीजें हम आएगा तब बात करेंगे। लॉ ने बोला रिडक्शन ऑफ कैपिटल का अकाउंट प्रोविजन CRR अकाउंट में भी लगेंगे, और हम तो ये मानेंगे जैसे कि हम पेड अप शेयर कैपिटल कम कर रहे हैं, राइट। सेम तरीके से सेम पैटर्न पर इस पर भी वो प्रोविजन लगने वाले हैं। एग्जाम्पल, during the current financial year, Board of Vishal Lifestyle Garments Limited is to undertake redemption of 20,000 preference share of ₹100 each, 20 रुपए प्रीमियम पे, मतलब 120 रुपए पे रिडीम हो रहे हैं टोटल। इट इज मेड आउट बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट दैट द प्रॉफिट आर हमारे पास पर्याप्त है फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। In this case, the amount that needs to be transferred to the CRR account कितना ट्रांसफर होगा? 20 लाख रुपए। कैसे आया 20 लाख रुपए? सिंपल, 20,000 शेयर्स, 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। Being the sum equal to the nominal amount of the preference shares to be redeemed, there is no need to transfer to CRR account any amount paid towards premium। भैया प्रीमियम की बात नहीं है, प्रोविजन में क्या बोल रहा है वो? नॉमिनल अमाउंट के बराबर आपको ट्रांसफर करना है CRR अकाउंट में। आगे, मेरे ख्याल से ये C वाला क्लियर है, राइट। कौन सा वाला? कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चले आगे, D, सबसेक्शन 2 आगे चल रहा है। अब डी वाला क्या बोल रहा है? थोड़ा अलग प्रोविजन। डी वाला बोल रहा है सोर्स ऑफ प्रीमियम। याद रखना, अभी इस वाले में हमने सिर्फ नॉमिनल वैल्यू की बात की है, सी वाले में काहे की बात करी है भाई? नॉमिनल वैल्यू का, मतलब ये 100 रुपए का। अब डी वाले में हम ये 20 रुपए की बात करें कि ये 20 रुपए कहां से लेकर आओगे, राइट। वापस करना है ना आपको ये 20 रुपए भी, तो क्या बोल रहा है? सोर्स ऑफ प्रीमियम, आपने जो 20 रुपए ऊपर वापस करना है 100 रुपए के, वो 20 रुपए कहां से विड्रॉ करोगे उसकी बात कर रहा है, बहुत ध्यान से। इफ एनी पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसमें आपको, अगर हम इस प्रोविजन को ब्रेक करें तो यहां पर आपको 3 केसेस बना के दिए हैं। पॉइंट नंबर डी में कितने केसेस हैं यार? 3 केसेस। क्या बोल रहा है वो? फर्स्ट पॉइंट, इन सच क्लास ऑफ कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लाई करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जिक्र सेक्शन 133 में दिया है, बहुत ध्यान से। तो डी वाले में फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है भाई? ऐसी कंपनी जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, राइट। चल पढ़े। In such class of companies as may be prescribed and whose financial statement comply कर रहा है accounting standard prescribed for such class of companies under section 133। section 133 बात करता है accounting standard की। The premium, जो भी आपको 20 रुपए का प्रीमियम है, if any payable on redemption shall be provided for out of the profit of the company before the shares are redeemed। वो जो 20 रुपए का प्रीमियम है, वो 20 रुपए का प्रीमियम आप प्रॉफिट में से निकाल लो। ये आपको बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, डी का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आगे,
provided also that the premium, if any, payable on redemption of preference share issued on or before the commencement of this act by any such company। लॉ ने बोला साहब अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे 2013 में या इसके पुराने वाले एक्ट में 1956 में, तो आपको जो 20 रुपए का प्रीमियम है शेल बी प्रोवाइडेड फॉर आउट ऑफ दी। अब इसके दो सोर्स दिए गए हैं, राइट। अब यहां पर क्या बोल रहा है, सिर्फ प्रॉफिट में से ले लो। यहां पर क्या बोल रहा है भाई, अगर आपने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज, राइट, तो आपके पास दो सोर्स हैं, एक है आपके पास प्रॉफिट और एक है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सेक्शन 52 में से। shall be paid out of the profit of the company or out of the company security premium account before such shares are redeemed। वहां से पैसा निकालो रिडम्पशन के पहले। ये हुआ हमारा दूसरा केस। तीसरा, इन अ केस नॉट फॉलिंग अंडर सबसेक्शन 1, ये लास्ट केस है साहब। अगर ये इनमें से कोई भी नहीं आता है तो लॉ ने बोला भाई जो 20 रुपए का प्रीमियम आपको पे करना है हमारे क्वेश्चन में, इफ एनी पेबल रिडम्पशन, तो आप वो दो ही सोर्स है, सेम कंसेप्ट है, यही सोर्स यहां लग जाने हैं, राइट। मेरे ख्याल से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट परफेक्ट क्लियर है कि भाई किस तरीके से काम होगा। चले, ये आपको एक समरी बना के दी है कि भाई क्लास ऑफ कंपनी का अपना स्नाइपर है इन शॉर्ट। तो सोर्स क्या है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर आपकी प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो सेम कंसेप्ट है। एनी अदर केस जो ऊपर कवर नहीं रहा, सेम कंसेप्ट है। और प्रोविजन, ये आपको जो पैसा निकालना है ये कब निकालना है, टाइमिंग क्या होगी, तो लॉ ने बोला रिडीम होने के पहले ये पैसा यहां से निकाल लेना। तो ये हमारा छोटा सा सब सेक्शन 2 हुआ। आप बोलोगे सर छोटा सा, हाँ यार छोटा ही सा है यार, राइट। सेक्शन 55 बहुत बड़ा है। आगे चलो, और दिमाग की बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आता है, सब सेक्शन 3 का। हमने क्या बात करी थी, रूल 9 सब रूल 1 बी में क्या बात करी थी। आप बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हैं, रूल 9 सब रूल 1 बी में हमने क्या बात करी थी कि आपकी कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा हो प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन में, ना ही प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड में, और कोई सबसिस्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो आपकी कंपनी इशू नहीं कर सकती, रूल 9(1)(b। चले दिखा दें आपको एक बार, देखो ये वाली बात कर रहे हैं अपन, रूल 9(1)(b समझ में आ गया, याद रखना पड़ेगा। चले, अब रूल 9(1)(b में क्या बोल रहा है वो बहुत ध्यान से, ये इस चीज का एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन यहां दिया है। इसका सॉल्यूशन यहां दिया है कि भाई क्या सॉल्यूशन है, issue of further redeemable preference shares if a company is unable to redeem existing preference shares or pay dividend। एक सॉल्यूशन दिया है, किसका, रूल 9(1)(b का सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया है कि भाई आपकी कंपनी ने पुराने वाले प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में डिफॉल्ट की है, राइट, अभी नहीं हो पा रहे हैं, या आपने डिविडेंड नहीं दिया, डिफॉल्ट हुई, रूल 9(1)(b में मना है, बट यहाँ सब सेक्शन 3 में रिलैक्सेशन दिया है। एक तरीका बताया है कि भाई अप्रूवल ले लो, आपका काम हो जाना है। बहुत ध्यान से, वेयर अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी आज के दिन पोजीशन में नहीं है रिडीम करने के लिए, ना तो उनका डिविडेंड देने के लिए, इफ एनी ऑन सच शेयर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द इशू, such shares herein referred to as a unredeemed preference shares। क्या नाम देंगे इनको हम, इट में। लॉ ने बोला साहब आपने रिडम्पशन नहीं कर पाए ना, कोई टेंशन नहीं, हम आपको एक समाधान बता रहे हैं। क्या करना है आपको, आपको कंसेंट लेना है वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, और कंसेंट भी कितना, 3/4 इन वैल्यू ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सच मतलब जिनके आपने डिफॉल्ट करी,
and with the approval of the tribunal on a petition made by it in this behalf. अरे भाई जितनों की आपने डिफॉल्ट करी है रिडम्पशन में डिविडेंड देने में, उतनों का 3/4 की अप्रूवल ले लो प्लस ट्रिब्यूनल की अप्रूवल ले लो, तो 3/4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अप्रूवल प्लस ट्रिब्यूनल की अप्रूवल। आप इशू कर दो फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का, जितने रुपए का अमाउंट ड्यू है। फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 रुपीज देना है, किसको, डिविडेंड का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, नहीं दे पाए तो लॉ ने बोला एक काम करो यार, 100 रुपए का आपका प्रेफरेंस शेयर है, 100 प्रेफरेंस शेयर्स और दे दो इन्हीं को टू द अमाउंट ड्यू, 10,000 रुपए तक के आप और दे दो, इंक्लूडिंग द डिविडेंड देयर ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर। और अगर ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कंप्लाई हो गया, मतलब 3/4 प्लस एनसीएलटी के अप्रूवल और इतने रुपए के बराबर आपने दे दिए हैं, बहुत ध्यान से जादू। On the issue of such further redeemable preference share, the unredeemed preference share shall be deemed to have been redeemed। बहुत प्यारी चीज है, राइट। अरे एक मूवी आई थी ना चुपके चुपके, शाहिद कपूर करीना कपूर थे उसमें, और वो क्या नाम था, परेश रावल था, ओमपुरी था। तो उसमें फर्स्ट डायलॉग आता ना, वो ओमपुरी जाता है शिप के शिपयार्ड पे वो पैसे मांगने के लिए, उससे गोटिया नाम था, क्या नाम था उसका, राइट, उससे पैसे मांगने जाता कि तू मेरे पैसे दे। तो वो उसको जो चक्कर में फंसाता है ना कि देख मेरा शिप आएगा, मैं तुझे मछली बेचूंगा, फिर इसका पैसा आएगा, उल्टा वो पैसा किससे मांगता है, 400-500 रुपए किससे मांगता है वो मांगता है साहब ओमपुरी से, परेश रावल, राइट। वही चीज यहाँ हो रही है कि भाई एक काम करो यार, आपका पैसा नहीं दिया कोई बात नहीं, शांत रहो, हमें अप्रूवल दे दो आप, हम आपको उतने प्रेफरेंस और इश्यू कर देंगे, राइट, हम आपको इतने प्रेफरेंस शेयर और इश्यू कर देंगे। तो आप ये मान लो कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स थे ना, वो अब क्या हो जाएंगे, अब अनरिडीम्ड, रिडीम्ड मान लेंगे, डीम्ड टू बी रिडीम्ड, राइट, डीम्ड टू हैव बीन रिडीम्ड प्रोवाइडेड दैट ट्रिब्यूनल जब भी अप्रूवल देगा अंडर दिस सबसेक्शन ऑर्डर the redemption forthwith of preference share held by such person who have not consented to the issue of redeemable preference shares, right? Order the redemption forthwith of preference shares held by such person who have not consented to the issue of further redeemable preference share. Explanation. For the purpose of removal of doubts, it has been declared that the issue of further redeemable preference shares or the redemption of preference shares under this section shall not be deemed to be an increase as there may be reduction। लॉ ने बोला यार यहाँ पर हम जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, इससे हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम या ज्यादा नहीं होगी। Note, in regards to preference shareholder held by shareholders who have not consented to the issue of further redeemable preference share, the tribunal shall order the redemption forthwith while giving approval under section 55(3)। उनको अप्रूवल देगा कि भाई इनका रिडम्पशन कर दो आप। चल एग्जाम्पल 12, बेल होम्स फर्निचर लिमिटेड BHFL unable to redeem the preference shares as they become due। बहुत बढ़िया, ड्यू हो रहे हैं साहब बट ये रिडीम नहीं कर पा रहे। Hence BHFL decided to issue further preference shares against unredeemed preference shares। ठीक है, होल्डर 93% वालों ने, होल्डर होल्डिंग 93% ऑफ सच अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स इन वैल्यू कंसेंट दे दी है और ट्रिब्यूनल ने भी कंसेंट दे दी है। द 18 होल्डर्स हु own remaining 7% stake redemption of shares held by them, right, जो 7% वाले बचे हैं 93 के बाद, तो इन्होंने क्या बोला है यार, इन दिस केस while giving approval 55(3) में ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा, इनका पैसा वापस कर दो। The tribunal shall order the redemption forthwith of shares 7% in value held by the dissenting 18% holders। बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से धीरे धीरे शरीर के अंदर सेक्शन नंबर 55 बैठे जा रहा है, राइट। चले आगे।
डायग्रामेटिक फॉर्म में चेक करें साहब एक बार कंसेप्ट को। वेयर अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर्स और टू पे एनी डिविडेंड ऑन सच प्रेफरेंस शेयर, जिनको हम क्या बोलेंगे, अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द इशू, then such company may issue further redeemable preference shares to the holder of that unredeemed preference shares equal to the amount due including the dividend thereon with the consent of, बहुत ध्यान से 3/4 in value, मतलब आपको दे के रखेगा कि यार 10,000 रुपीस के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड नहीं दिया तो आपको, और ये 10,000 है मात्र 100 लोगों के पास, तो आपको 3/4 किसका निकालना है, इसका 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का निकालना है या इसका 3/4 निकालना है, राइट, इसका 3/4 निकालना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है वो आपको, वो बोल देगा यार इसके तो दे दिया बट इसके नहीं दिया, इसका बोल देगा कि भाई 80 प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री हैं, 80 प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री हैं, बट ये 80 के पास मात्र 4,000 ही प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बताइए काम हुआ क्या हमारा, नहीं हुआ काम, राइट, इंपॉर्टेंट चीज है। इन दिस वे द अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिडीम्ड, राइट। ये मेरे ख्याल से फंडा पूरा का पूरा क्लियर है सब सेक्शन 3 में। सब सेक्शन 4 यूटिलाइजेशन ऑफ CRR अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट। अरे भाई आपने CRR क्रिएट किया ना नॉमिनल वैल्यू के बराबर का, उसका यूटिलाइज क्या करोगे, सब सेक्शन 4 बताएगा आपको। भाई जो आपने CRR बनाया है ना, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो इसको छोड़ दो, बी अप्लाइड बाय द कंपनी, कंपनी कहाँ यूज करेगी, इन पेइंग अप अनइश्यूड शेयर्स of the company to be issued to members of the company as a fully paid up bonus shares। इसका मतलब ये है कि भाई CRR का एक यूज क्या है आपका, CRR का एक यूज क्या है, आप बोनस शेयर्स इश्यू कर सकते हो। इसका मतलब जब हम बात करेंगे सेक्शन 63, वो बात करेगा बोनस शेयर्स का, उसमें एक सोर्स कहां से मिलेगा, CRR से। Explanation for the purpose of subsection 2 the term infrastructure project means the infrastructure projects specified in schedule 6। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आता है साहब, वही सारे रोड डैम बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो सारी चीजें आएंगी। ये हमारा है सेक्शन नंबर 55 जो हमने बात करी है, किसकी है, सेक्शन नंबर 55 बात कर रहा है प्रेफरेंस शेयर्स के इश्यू की।